हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, इससे पहले जो हमने 10 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 10 पार्ट्स, उसमें जो बेसिकली हमने कवर किया वो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर किया। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन किया गया था डी वाई बाई डी एक्स को देखा था। अब हम सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं आगे। और बेसिकली आप जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें बेसिकली सेकेंड ऑर्डर के में ही पूछा गया, तो इस पे ज़्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है और वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है। तो चलिए देखते हैं हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का फोल्डर, इसी तरीके से मल्टीपल इंटीग्रल का फोल्डर बना हुआ है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक देखिए, न्यूमेरिकल मेथड है और आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। इन सारे फोल्डर्स में जाके आप अपनी चीज़ें कवर कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ही फोल्डर बना है जिसमें सारे ही वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और जो कुछ बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले है कि ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का मतलब क्या है। जैसे अभी तक जो हमने देखा वो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब एक बार जब डिफरेंशिएशन किया, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक तो हम ये कवर कर रहे थे, ठीक है। जो 10 लेक्चर कवर किया उसमें बेसिकली हमने फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा, लेकिन अब हायर ऑर्डर पे चलते हैं, मतलब मोर देन वन ऑर्डर। देखिए ये कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, मैक्सिमम 2 टाइम्स। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 है, तो ये अब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर है, देखिए ये भी सेकेंड ऑर्डर है। अब मैं इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस आपको बता दूं। ये जैसे ऊपर बताया लीनियर और नॉन लीनियर में, तो ये भी सेकेंड ऑर्डर का है। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर ऐसे क्या है, 2 है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कितनी बार मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट किया गया, 2 टाइम, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। और ये भी सेकेंड ऑर्डर ही है। इसमें भी देखिए हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यही इसका ऑर्डर हो। लेकिन ध्यान दीजिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, दोनों में फ़र्क है। ये बेसिकली देखिए ये लीनियर है, मैं आपको बता दूं ये पहला वाला लीनियर है। हमें ये जानना जरूरी है कि लीनियर और नॉन लीनियर किसे कहते हैं और क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों के फिर कॉन्सेप्ट एकदम अलग हो जाते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर, देखिए अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, वेरिएबल का, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर डिपेंडेंट जो वेरिएबल है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट का अगर पावर 1 है हर टर्म के लिए, सारे ही टर्म के लिए, तो उसको बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। देखिए यहाँ पे y है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सब पे ही पावर क्या है, 1 है। देखिए y पे भी पावर 1 है, डी वाई बाई डी एक्स पे भी पावर क्या है, 1 है, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर की मैं बात करूं तो इसका भी पावर क्या है, 1 है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर। जबकि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट के किसी एक पे भी अगर पावर 1 से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। देखिए यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे पावर क्या है, 2 आ गया। अगर इस पे या फिर इस पे या सब पे आ जाए 1 से ज़्यादा पावर, तो क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि वो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, ठीक है। तो चलिए इस बेसिस पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है हायर ऑर्डर का, मेरे ख्याल से आपको मतलब समझ में आ गया होगा, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूँ जिसमें मोर देन 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसे हायर ऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जितने लेक्चर थे वो कितने थे, फर्स्ट ऑर्डर के थे। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी क्या बताया, इफ द डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, y, और उसके ऑल डेरिवेटिव्स इज 1। मतलब डिग्री जो हो, चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो या ऑल डेरिवेटिव,
मतलब y और dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, तो ये जितने ही चाहे फर्स्ट ऑर्डर चाहे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जितने भी y के साथ हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सब पे डिग्री क्या हो 1 हो। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दिया, देखिए y पे भी पावर 1 है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, इसका y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है dy बाई डी एक्स, इसका भी पावर 1 है, ये भी किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसी डिपेंडेंट वेरिएबल y का। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका देखिए जो ऊपर वाला होता है y, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत सिंपल है पहचानना। तो अगर इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल डेरिवेटिव्स इज 1, अगर सारे डेरिवेटिव और उसका खुद का डिग्री क्या है 1 है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नॉन लीनियर, जैसा ऊपर अभी आपको बताया, इफ द डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y या फिर देखिए एंड आर दोनों में पॉसिबल है, या इसके या फिर इसके डेरिवेटिव का अगर पावर क्या हो नॉट 1 यानी, तो उसको क्या बोलेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ y स्क्वायर आ गया, या फिर इस पे भी ऐसे स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे y या फिर इस पे या फिर सब पे ही अगर पावर 1 नहीं है या मोर देन 1 है तो उसे क्या बोलेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके सारे ही डेरिवेटिव पे देखिए एंड और आर लिखने का मतलब किसी एक पे भी या सब पे। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली द डिफरेंशियल इक्वेशन आर डिवाइडेड आर सेग्रीगेटेड इनटू 2 पार्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। अभी हम आपको बताएंगे दो तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे अभी लीनियर और नॉन लीनियर के बेसिस पे हमने डिफाइन किया। इसी तरीके से वी कैन सेग्रीगेट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 टाइप्स। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ओडी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ही लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था ओडी क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा इसी में। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है। तो चलिए देखते हैं लीनियर और नॉन लीनियर क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए अब जो हम पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं पहले टाइप का, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आप समझ चुके हैं y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, y एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो पावर है दैट इज 1 है। इसका y का भी पावर 1 है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है उसका भी क्या है सारे ही पावर 1 है। तो लीनियर हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप सेकेंड ऑर्डर, देखिए सेकेंड ऑर्डर है क्योंकि इसके हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है ऑर्डर 2 है, तो सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से वेरिएबल कोफिशिएंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कांस्टेंट कोफिशिएंट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब देखिए क्या है। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या है, इस y और d2y बाई डी एक्स या d2 dy बाई डी एक्स, इन सब का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है q है, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है p है, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो ये जो कोफिशिएंट हो ये क्या हो कांस्टेंट हो, p q, और यहाँ पे अगर कोई कुछ भी आता तो वो सारे क्या हो कांस्टेंट हो। तो यहाँ देखिए p और q क्या लिख दिया मैंने कांस्टेंट। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, पहले टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें p q क्या होगा कांस्टेंट, और r जो होगा r कांस्टेंट भी हो सकता है या फंक्शन ऑफ x हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका कोफिशिएंट मतलब इसी y या dy बाई डी एक्स का जो मल्टीपल है वो क्या हो कांस्टेंट हो। तो y का देखिए कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे q और p, और दोनों को मैंने क्या लिया कांस्टेंट। तो चलिए पहले टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और देखिए ये सेकेंड ऑर्डर का है, यही फॉर्म आपको ध्यान देना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस qy इक्वल टू r, जहाँ p और q किसके कोफिशिएंट है, p कोफिशिएंट है dy बाई डी एक्स का और q किसका कोफिशिएंट है y का। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना, सबसे आसान प्रॉब्लम, p और q जब कांस्टेंट हो और r ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर कोई नंबर भी हो सकता है, मतलब फंक्शन ऑफ x हो सकता है। ठीक है,
अच्छा देखिए, यहाँ पे कुछ नोटेशन भी आपको जानना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि अब हम एक बार जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी dy बाई डी एक्स, इसको हम कैपिटल डी वाई से डिनोट करेंगे। मतलब कैपिटल डी का मतलब हो गया डी बाई डी एक्स, ध्यान रखिएगा, डी बाई डी एक्स मीन्स कैपिटल डी। और अगर मैं डी स्क्वायर की बात करूंगा, देखिए डी स्क्वायर का मतलब डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़े सिंबल आपको आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम ध्यान देंगे, अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा है कहीं तो उसको कैपिटल डी वाई लिख देंगे, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसको मैं डी टू वाई लिखूंगा, ठीक है, कैपिटल डी टू। एक और चीज़ समझिए, डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स या इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो अगर कहीं पे 1/d लिखा है, ठीक है, d लिखा है तो इसका मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन, और 1/d लिखा है इसका मतलब एक बार इंटीग्रेशन, ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 1/d अगर d लिखा है, ठीक है, d लिखा है इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन, और 1/d लिखा है इसका मतलब इंटीग्रेशन वन टाइम। अगर 1/d2 लिखा है, ठीक है, डी स्क्वायर, तो दिस मीन्स दैट ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन कितने टाइम, 2 टाइम्स, ठीक है। इसी तरीके समझ सकते हैं आप, अगर 1/d3 लिखा है इसका मतलब 3 टाइम्स इंटीग्रेशन। बस जैसे आप डिफ्रेंसिएशन समझते थे, d का मतलब डिफ्रेंसिएशन तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, d2 स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन तो 1/d2 का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए अब इस बेसिस पे जो अभी ऊपर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको d2 कर देता हूँ, d2 वाई प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। वही जो सिंबल अभी आपको बताया डी वाई बाई डी एक्स को हम डी वाई लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम डी टू वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो देखिए किस फॉर्म में आ जाएगा ये देखिए अब आ गया डी टू वाई प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ठीक है। या फिर अगर y यहाँ से मैं बाहर कर दूँ तो ये हो जाएगा डी टू प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। डी टू का मतलब आप समझ गए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल डी टू का मतलब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया मैंने, डी वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया और बस हो गया। डी टू वाई यहाँ लिखा था, डी वाई यहाँ लिखा था, और तो ये क्यू वाई इक्वल टू आर, देखिए वही सेम चीज़ मैंने इधर लिख दिया है, समझ में आ गया होगा। और y जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। मोस्टली जो हम अब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, जहाँ कैपिटल डी का भी मतलब आपको क्लियर हो गया और d2 का मतलब भी आपको क्लियर है। d2 मतलब क्या, 2 बार डिफरेंशिएशन d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। और अगर कहीं पे सिंपली d लिखा है, सिंपली d का मतलब d बाई डी एक्स। अच्छा देखिए अब इस पे आ जाऊँ मैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन जो होता है, इक्वेशन 1 या फिर 2 बोल सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्म है। कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन निकलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का, वो 2 पार्ट में निकलता है। लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन अलग निकालते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। प्लस जब राइट हैंड साइड के रिस्पेक्ट में हम सोल्यूशन निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे इधर तो r बाई डी आ जाएगा, और अभी डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू, तो जब डिफ्रेंसिएशन यहाँ डिफ्रेंसिएशन था नीचे आएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन, इसी नाते इसका नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो लेफ्ट हैंड साइड के सोल्यूशन को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और राइट हैंड साइड के सोल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। तो कंप्लीट सोल्यूशन इसी के थ्रू निकलेगा। अब सारे ही प्रॉब्लम में हम सॉल्व करने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का, उसका सोल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI। तो देखिए अगर एक चीज़ और आपको ध्यान देना, अगर राइट हैंड साइड 0 है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उस कंडीशन में जो लेफ्ट हैंड साइड होगा यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन या फिर जनरल सोल्यूशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले कि लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। यानी सबसे पहले हम देखेंगे
कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड का सलूशन यानी d2 प्लस पी डी प्लस क्यू वाई, इसका सलूशन हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर राइट हैंड साइड जीरो है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा जीरो। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाएगा d2 प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो। जहाँ पे मैंने r को क्या पुट कर लिया, जीरो, क्योंकि हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं सिर्फ सी एफ को, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सी एफ, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड का सलूशन है। इसके देखिए इसके लिए बहुत ही आसान है, आपको जो कैपिटल डी है, इस कैपिटल डी की जगह पुट करना है स्मॉल एम। ठीक है, कोई भी एक कांस्टेंट स्मॉल एम पुट करना है, जहाँ पे आपको पता है पी और क्यू क्या है, आपको बता चुका हूँ a1 a2 ये कांस्टेंट हमने ले लिया है, p और q क्या है, ये दोनों कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका कोफिशिएंट क्या हो, कांस्टेंट, यानी ये जो p है और q है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए d की जगह हमने क्या पुट कर दिया m, तो ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, या फिर p और q को बताया कांस्टेंट a1 a2 लेना है, तो एम स्क्वायर प्लस a1 m प्लस a2 इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये बेसिकली क्वाड्रिक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आप जानते हैं अगर सेकंड डिग्री का है इसके दो रूट निकलेंगे m1 m2। इसी तरीके से देख लीजिए इसका हायर ऑर्डर अगर थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो कितने रूट निकलेंगे, 3 रूट निकलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कितने रूट लेके चल रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर का लेके चल रहा हूँ, तो कितने रूट होंगे, 2 रूट। तो देखिए अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या क्या हो सकता है। अब आते हैं, अगर 2 रूट निकला, अब ये डिपेंड करता है कि ये रूट किस तरीके का है। ठीक है, मतलब ये रियल रूट है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर इरेशनल है। तो देखिए यहाँ पे इसको कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड कर दिया, ये जो दोनों रूट आते हैं इसी के बेसिस पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो देखिए पहला, अगर ये दोनों रूट रियल हों, ध्यान देखिए फर्स्ट केस, अगर रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, मतलब दोनों डिफरेंट हो, मतलब एक रूट मान लीजिए 1 आ गया, एक रूट 2 आ गया। ठीक है, दोनों रियल हैं और दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। अगर ऐसा आ गया रियल एंड डिस्टिंक्ट, उस केस में m1 कामा m2 हम दोनों को लिख रहे हैं। ठीक है, इस रूट के बेसिस पे ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, आपको c1 e पे पावर mx प्लस c2 e पे पावर m2x, मतलब एक्सपोनेंशियल के पावर के टर्म में ऐड करते चले जाना है। पहला एक कांस्टेंट c1 है, इसके साथ e पे पावर m1x लिख दिया, प्लस दूसरा कांस्टेंट c2 लिख दिया e पे पावर m2x। ठीक है, m2x। इसी तरह के अगर 3 रूट निकलते हैं तो इसके साथ प्लस c3 e पे पावर m3x लिख देता। तो फर्स्ट केस है इसका रियल हो रूट और डिस्टिंक्ट हो, तो इसका CF ये हो जाएगा, यानी यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड, अब देखिए सेकंड केस है, अगर रूट जो है रियल हो, m1 m2 ये रियल हो लेकिन रिपीटेड हो, मतलब जैसे मान लीजिए 2 रूट आया 1 कामा 1, रिपीटेड रूट अगर आ गया, दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ m1 इक्वल टू m2 कर दिया। तो उस केस में देखिए क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, जैसे कांस्टेंट के साथ ऐड करते थे वैसे ही ऐड करेंगे। 2 रूट है तो 2 कांस्टेंट हो गए, c1 प्लस c2x हो जाएगा। अगर रिपीट कर रहा है 2 बार तो c1 प्लस c2x e पे पावर m1x, वही एक ही है, m1 m2 दोनों एक ही है, तो e पे पावर m1x कर देंगे। ठीक है, अगर रिपीटेड रूट है, अगर 3 बार रिपीट करता है, लेट सपोज के लिए 3 रूट, तो इस c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, मतलब x का टर्म ऐड होता इसमें चला जाएगा। एक बार c1 है, 2 रूट है तो c2x हो गया, अगर एक और रूट आ गया तो x के बाद x स्क्वायर आ जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू ई पे पावर m1x। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर रूट डिस्टिंक्ट है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो अलग अलग एक्सपोनेंशियल में ऐड करेंगे, और अगर रियल है और रिपीटेड है तो इस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, अगर 2 रूट रिपीटेड है तो c1 प्लस c2x इंटू ई पे पावर m1x हो जाएगा, अगर 3 बार होता है तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू ई पे पावर m1x। देखिए थर्ड केस ये भी हो सकता है कि जो 2 रूट आपने निकाले वो कॉम्प्लेक्स रूट हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 प्लस माइनस 3i ऐसे निकल गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों रूट क्या है,
कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसको कॉम्प्लेक्स रूट आप जानते हैं, अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा होगा अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, ये तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट की तरह काम करता है। एक रूट अगर क्या है m1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा तो दूसरा 100% अल्फा माइनस आई बीटा होना है। ठीक है, इस केस में देखिए इसका CF क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये जो रियल पार्ट है अल्फा ई पे पावर अल्फा एक्स इंटू इसको कर देंगे C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, ई पे पावर अल्फा एक्स, उसके बाद क्या कर देंगे C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। देखिए ये जो बीटा है इसको एक बार साइन और एक बार cos के साथ लिख लेना। ई पे पावर अल्फा एक्स, इसका जो रियल पार्ट है उसको क्या करेंगे ई पे पावर अल्फा एक्स, और जो बीटा जो इसका इमेजनरी पार्ट है उसको क्या करेंगे C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा से, एक बार cos एक बार साइन के साथ ऐड कर देंगे तो CF हो जाएगा। कब? जब रूट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। जब m1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा और m2 दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, तो 3 केसेस आपको क्लियर हो गए। चलिए 4th केस देखता हूं। अगर कॉम्प्लेक्स हो, ध्यान रखिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स हो लेकिन रिपीटेड रूट हो, क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो लेकिन रिपीटेड हो। अभी देखिए ऊपर आपने एक रिपीटेड का केस किया जब रियल का था, तो हमने क्या करते थे C1 प्लस C2 एक्स लिखते चले जाते थे ई पे पावर m1 एक्स। अगर 3 बार रिपीट करता था तो C1 प्लस C2 प्लस C3 एक्स स्क्वायर करते चले जाते थे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम यूज करेंगे। लेट सपोज कर लिए इसके 4 रूट निकल गए, 2 रूट है m1 m2 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, रिपीट कर रहा है, और तीसरा और चौथा रूट रिपीट कर रहा है अल्फा माइनस आई बीटा, क्योंकि 2 रूट तो हम रिपीटेड लिख नहीं सकते। रिपीटेड का मतलब है एक रहेगा तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट रहेगा, तो दोनों अलग हो जाएंगे। यानी कम से कम अगर रिपीटेड रूट की बात करना है तो 4 रूट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरीके का केस है, 2 रूट आ गए अल्फा प्लस आई बीटा और 2 रूट आ गए अल्फा माइनस आई बीटा, तो अभी जैसे यहाँ बताया था कांस्टेंट के साथ एक्स ऐड हो जाता, उसी तरीके से देखिए अभी कॉम्प्लेक्स का जब आपने रियल रूट निकाला तो क्या किया, ई पे पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। जब ये रिपीट कर रहा है तो यहाँ कुछ नहीं करना, C1 प्लस C2 एक्स लिख देना है, बाकी सारी चीज़ें वही है। इस तरीके C2 की जगह क्या करना है, C3 प्लस C4 एक्स। ठीक है, C1 प्लस C2 एक्स यहाँ आ गया, एक टर्म x के साथ आ गया, यहाँ भी एक टर्म x के साथ आ गया, क्योंकि रूट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ई पे पावर अल्फा एक्स ये रियल पार्ट हो गया। इमेजनरी पार्ट की बात करूं तो बीटा है C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस हो जाएगा C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आपको देखिए मैं इसी की बात कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कब, अगर रियल है और डिस्टिंक्ट है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, अगर रियल है और रिपीट कर रहा है बार बार तो ये हो जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये होगा, अगर कॉम्प्लेक्स में भी रिपीटेड है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ इर्रेशनल अगर हो जाए, यही 2 केस हैं, लास्ट 2 केसेस। अगर देखिए ये अगर इर्रेशनल हो जाए, ठीक है, अच्छा रेशनल कहाँ देखा, देखिए यहाँ रियल और डिस्टिंक्ट जो किया यही रेशनल है बेसिकली। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमने किया था रियल एंड डिस्टिंक्ट यही आपका रेशनल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इर्रेशनल का केस। इर्रेशनल नंबर लेट सपोज कर लीजिए ऐसे है, a प्लस रूट बी आ गया। ठीक है, एक रूट आ गया इसका a प्लस रूट बी, और तो दूसरा आपको पता ही है a माइनस रूट बी होना ही है। अगर इर्रेशनल है तो जैसे आपने कॉम्प्लेक्स का किया सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होना है, बस यहाँ पे देखिए कास में कास लिया था, यहाँ पे कास हाइपरबोलिक लेंगे। रियल पार्ट a है, इसको अल्फा e रेज टू द पावर a x के फॉर्म में किया, और दूसरा पार्ट C1, अब देखिए रूट बी है, C1 कास हाइपरबोलिक रूट बी एक्स। ठीक है, एक बार कास के साथ हाइपरबोलिक, एक बार साइन के साथ, इसी तरीके C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बी एक्स हो जाए। तो देखिए कॉम्प्लेक्स और इर्रेशनल बहुत सिमिलरिटी है। कॉम्प्लेक्स में हम सिंपली कॉस बीटा एक्स लिख दिए थे, ये जो इमेजिनरी पार्ट था, यहाँ पे कास हाइपरबोलिक करके हमने लिखा है टर्म को। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इर्रेशनल अगर रूट आ गया हो तो किस तरीके से हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे कॉम्प्लेक्स में लिखा। अब देखिए अगर रिपीटेड हो तो क्या करेंगे, अभी आप ऊपर आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स में रिपीटेड के लिए हमने क्या किया, C1 प्लस C2 एक्स कर दिया, सिर्फ ऊपर जो कांस्टेंट था देखिए C1
प्लस C2x, इसी तरीके यहाँ जो C2 था C3 प्लस C4x कर दिया। तो अगर रूट रिपीट करते हैं M1 और M2 बराबर हो जाए, इसमें 4 रूट अगर बराबर M1 M2 बराबर हो जाए A प्लस रूट बी, और दूसरा और तीसरा और चौथा बराबर हो जाए A माइनस रूट बी, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, रिपीटेड के केस में e पे पावर ax लिख देंगे, और दूसरा देखिए यहाँ पे जो C1 था C1 की जगह C1 प्लस C2x, और C2 की जगह क्या कर देंगे C3 प्लस C4x, अगर रूट रिपीटेड है तो, ठीक है। तो देखिए इस टेबल को आप बना लीजिए और ध्यान से इसको बना लीजिए, क्योंकि ये आगे बहुत जगह अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे के कई लेक्चर में काम आने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखिए, और एक साथ वीडियो को पॉज करके आप पूरे ही टर्म को आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेचर ऑफ रूट्स क्या हों, और उसके बाद नेचर का मतलब वो क्या है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर रिपीटेड है, ठीक है। उसका रूट अगर M1 M2 आ गया तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा किस तरीके का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो हम, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, कुछ करना नहीं था, बहुत ही आसान था। जो क्वेश्चन दिया है उसमें कैपिटल डी की जगह हमें पुट करना है एम, और इसके आ जाएंगे, अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 रूट आएंगे, और 2 रूट किस तरीके का, अगर रियल है तो क्या करना है, ठीक है। इसमें देखिए 2 केस रियल का था, 2 केस क्या था, रियल का था, जिसमें एक बार अलग अलग रूट आ गए थे, एक बार रिपीटेड। 2 केस हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक बार डिस्टिंक्ट आया था, एक बार रिपीट हुआ था। इसी तरीके से 2 केस हमने क्या देखे, इरेशनल के देखे, जिसमें एक बार डिस्टिंक्ट था, एक बार रिपीटेड था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सॉल्व कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिया गया है। तो देखिए इसका राइट हैंड साइड आपका पहले ही क्या है, 0 है, यानी इसका क्या होगा, राइट हैंड साइड इसका पी क्या हो जाएगा, 0, पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको बता चुका हूँ कि कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, 2 चीज़ें, क्या क्या, एक y इक्वल टू आपको बताया हूँ CF प्लस पी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और प्लस पी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो राइट हैंड साइड का सोल्यूशन निकलता है उसको पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो राइट हैंड साइड इसका 0 है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को कैपिटल D2 स्क्वायर माइनस 5 कैपिटल D प्लस 6y इक्वल टू 0, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, उसको बस नोटेशन से इसने चेंज किया है। तो देखिए ये दिया हुआ है d2 माइनस 5d प्लस 6, देखिए d2 माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है आपका। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका आप क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्व करने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस पी। तो इसका राइट हैंड साइड चूंकि 0 है तो पी क्या होगा, 0। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन कैसे निकलेगा ये आपको बता चुका हूँ, CF कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालेंगे, क्या पुट करना है, d की जगह क्या पुट करना है, m। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो m माइनस 2 इंटू एम माइनस 3 हो जाएगा ना, और यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2,3, बहुत आसान है। और देखिए अब दोनों रूट निकल गए, 2 रूट निकले, m की वैल्यू दोनों क्या है, रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं, दोनों रियल हैं और अलग हैं। तो इसके लिए आपको क्या बताया हूँ, आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल के पावर में ऐड करना। तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 e पे पावर 2x प्लस C2 e पे पावर 3x, ठीक है, बहुत ही आसान है। e पे पावर 2x और एक बार e पे पावर 3x के साथ हमने ऐड कर दिया कांस्टेंट, C1 e पे पावर 2x प्लस C2 e पे पावर 3x, यही तो बताया। अभी ऊपर आपको क्या बताया, अगर रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, देखिए अगर रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, फर्स्ट केस है C1 e पे पावर m1 की जगह 2 आया था एक बार, और m2 की जगह 3 आया था, तो C1 e पे पावर 2x प्लस C2 e पे पावर 3x, ठीक है। और देखिए आपने CF निकाल लिया,
इस क्वेश्चन का आपने सी एफ निकाल लिया, क्या आ गया, सी एफ इक्वल टू C1 ई पे पावर 2x प्लस C2 ई पे पावर 3x। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो इसका राइट हैंड साइड तो जीरो है, तो इसका पी आई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी वाई, यानी y इक्वल टू सी एफ आपका निकला C1 ई पे पावर 2x प्लस C2 ई पे पावर 3x। और पी आई क्या है आपका, जीरो है, क्यों, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड आपका जीरो है, जिसका भी राइट हैंड साइड जीरो है उसका पी आई क्या होगा, जीरो। तो यही इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, क्या, y इक्वल टू C1 ई पे पावर 2x प्लस C2 ई पे पावर 3x। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कैपिटल डी की जगह आपको बता ही चुका हूँ D2 का मतलब क्या होता है, D2 का मतलब क्या है, यहाँ पे D2 बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन जो है उसको हमने शॉर्ट में कैपिटल D2 लिखा है, वन टाइम जो डिफ्रेंसिएशन है उसको d बाई डी एक्स लिखा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे सी एफ और पी आई वाले प्रॉब्लम को। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व d2i बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6dy बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0 है, ये है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन d2 माइनस 60 प्लस 9y इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ भी हम सेम वही काम करेंगे, चूंकि राइट हैंड साइड इसका जीरो है तो पी आई क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, सी एफ यानी लेफ्ट हैंड साइड का ही सोल्यूशन निकालना है। तो पुट कर दीजिए d इक्वल टू एम, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। या देखिए ये क्या है, बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही तो है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 3,3। देखिए अब रूट तो रियल आ गए लेकिन रिपीटेड हैं, दोनों वैल्यू क्या कर रहे हैं, सेम है। तो इसके लिए आपको सोल्यूशन बताया हूँ, सेकंड केस देखिए, आपको सेकंड केस बताया है, कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यू आ रही है रियल हो और रिपीटेड हो, रियल हो और रिपीटेड हो। तो C1 प्लस C2x ई पे पावर m1x, दो बार है तो C1 प्लस C2x हो जाएगा, अगर तीन बार होता तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर करके होता। तो यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2x और m की जगह m1 की जगह क्या है 3 आया, तो C1 प्लस C2x ई पे पावर 3x, देखिए वही हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे यही 3 आया, तो सी एफ की वैल्यू हो गई C1 प्लस C2x ई पे पावर 3x, और राइट हैंड साइड चूंकि इसका जीरो है, इस यहाँ पी आई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू क्या आ गई C1 प्लस C2x ई पे पावर 3x, और पी आई क्या है जीरो, तो पी आई की वैल्यू C1 प्लस C2x ई पे पावर 3x, ठीक है। तो यही सी एफ हो गया, पी आई तो पहले से जीरो है, कोई मतलब नहीं है, यही इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। आप ये समझिए कि अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो जो सी एफ होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन, वही उसका कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, चाहे तो आप पॉज करके इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए क्या आ रहा है। सॉल्व d2i बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। इसका भी देखिए RHS राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है, तो राइट हैंड साइड जीरो है तो पी आई इसका क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ लास्ट में मैंने लिख दिया, सिर्फ आपको निकालना है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, d2 प्लस 4d प्लस 5y इक्वल टू 0, या फिर आपको बता चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, कैपिटल डी की जगह क्या पुट करते हैं, स्मॉल m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। या यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए m इक्वल टू श्रीधराचार्य फार्मूले से माइनस b माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16 माइनस 4ac। देखिए ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, m या x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये b स्क्वायर है माइनस 4ac बाई 2a। किस इक्वेशन के लिए, ये आपको पता है ax स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए।
प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका ये सोल्यूशन होता है सिद्धाचार्य फार्मूले से। तो हमने उसी सेम फार्मूले का यूज किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, जब a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5, तो ये देखिए 4ac करेंगे, 4 इंटू 1 इंटू 5 यानी 20 हो जाएगा। तो 16 माइनस 20 माइनस 4i आएगा, 4 आएगा, अंडर रूट क्या आएगा -4। और -4 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर और i का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं -1 को क्या लिख सकते हैं i स्क्वायर। तो यहाँ से रूट क्या आ जाएगा, m इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट i हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये रूट जो आ गया ये कॉम्प्लेक्स रूट है। कैसा रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट। और कॉम्प्लेक्स रूट के केस में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम उसका CF लिखेंगे। जब अल्फ़ा प्लस आई बीटा आया था, देखिए मैंने क्या किया था, रियल पार्ट को अगर आप ध्यान दें, यस रियल, देखिए अगर रूट आ गया, एक रूट आ गया अल्फ़ा प्लस आई बीटा, दूसरा आ गया अल्फ़ा माइनस आई बीटा, तो इसका CF क्या हो जाएगा, e पे पावर अल्फ़ा एक्स, यानी इस रियल वाले पार्ट को e के टर्म में लिखेंगे, प्लस एक बार कॉस एक बार साइन के साथ इस बीटा को लिखेंगे। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर इधर मैंने अपनाया है। आप देखिए यहाँ से इसका रियल पार्ट क्या आ गया -2 और इमेजिनरी पार्ट 1, तो ये हो जाएगा CF e पे पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा मतलब -2x, और इमेजिनरी पार्ट क्या 1, तो C2 cos x प्लस C2 sin x, यानी 1 आ गया। देखिए यहाँ पे बीटा की जगह क्या है 1, तो हमने सिंपली इसको CF इसका क्या हो जाएगा, e पे पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा की जगह है -2, और C1 cos बीटा, बीटा की जगह क्या है 1 है, और C2 sin बीटा x, तो बीटा की जगह 1, यानी इसका CF निकल गया। अब जैसे आपको बता चुका हूँ कि अगर CF निकल गया और PI 0 है, राइट हैंड साइड क्या है 0 है, तो इसका PI क्या होगा 0, तो कंप्लीट सोल्यूशन या फिर जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, CF प्लस PI। CF आपका हो गया यही, और PI तो 0 है, यानी e पे पावर -2x C1 cos x प्लस C2 sin x, और PI तो आपका क्या है 0 है, तो यही CF ही इसका क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है, देखिए सॉल्व d3y अपॉन dx³ माइनस 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 11 dy बाई dx माइनस 6y इक्वल टू 0। देखिए यहाँ भी हम कैपिटल D की जगह क्या, इसको हम कैपिटल D के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा d3। देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे आप लिख सकते हैं d3 माइनस 6d स्क्वायर माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d और क्या हो जाएगा -6y, इसके बाहर क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं कैपिटल D की जगह स्मॉल m, तो ये हो जाएगा m³ माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0, m³ माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये देखिए थर्ड ऑर्डर है बेसिकली, तो इसके कितने रूट आएंगे, 3 रूट्स। इसके सॉल्व करके देखिए यही आएगा आपका m1 m-1 m-2 और m-3। इसको फैक्टराइज करके देखिए रिमाइंडर थ्योरम से, शेषफल प्रमेय से, तो आपका यही आ जाएगा m इक्वल टू 1 2 3। देखिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, m की वैल्यू उस साइड में जाएगा 2 और m की वैल्यू इसी तरीके से 3, तो इसके 3 रूट्स निकल गए m इक्वल टू 1 2 3। अच्छा देखिए तीनों रूट क्या हैं, तीनों रियल हैं और अलग अलग हैं, पहला 1 आ रहा, दूसरा 2 आ रहा, तीसरा 3, तो क्या करेंगे e के पावर में ऐड कर देंगे C1 e पे पावर x प्लस C2 e पे पावर 2x प्लस C3 e पे पावर 3x, और चूंकि राइट हैंड साइड इसका 0 था, इसका PI क्या होगा 0, तो कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा CF प्लस PI। CF इज C1 e पे पावर x प्लस C2 e पे पावर 2x प्लस C3 e पे पावर 3x प्लस PI की वैल्यू आपकी 0, तो यही आपका क्या हो गया कंप्लीट सोल्यूशन हो गया या जनरल सोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से अगर राइट हैंड साइड 0 है तब आप प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, और कैसे CF निकालेंगे ये आपको बता दिया। देखिए अगले लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी नंबर का अगर राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन आ गया तो कैसे PI निकालेंगे, जिससे हमें अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ यही निकालते थे,
अब पीआई भी हम निकालना अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और या फिर यूट्यूब के इनबॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो सही लगे तो इसे भी अपने क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।